तो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? लास्ट में पढ़ा था लाइट। लाइट सबको आ गया होगा समझ में। लाइट में देखे थे हमने लेंस, मिरर्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, सारे देख लिए, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे साउंड। साउंड साउंड पढ़ें उससे पहले पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। वेव होती है अपने पास में दो तरह की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। ये दो क्लासिफिकेशन है वेव्स के हमारे पास में। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा है मैकेनिकल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। ये समझ में आ गई बात की? मतलब जो ईएम वेव्स होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद करो अपने पढ़ा था, अभी लाइट पढ़ा था, अभी लाइट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था लाइट में? लाइट में पढ़ा था कि ईएम, लाइट इज एन ईएम वेव। तो लाइट एक ईएम वेव होती है, उसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए रहता, उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबको पता है अच्छे से बोले। तो वही ईएम वेव, दो क्लासिफिकेशन, वेव, ईएम वेव और मैकेनिकल। तो ईएम वेव जितनी भी होगी उसको मीडियम नहीं चाहिए, और जो मैकेनिकल होगी उनको मीडियम चाहिए। मीडियम इज मतलब जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिएगा उसका नाम है मैकेनिकल, और जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हम क्या पढ़ने वाले हैं? साउंड। साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल। कैसी है? मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ कि साउंड अगर मैकेनिकल वेव है मतलब उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। क्यों? अभी देखा हम बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं तो ये मीडियम कौन होता है? मीडियम होता है एयर। कौन होता है? एयर। अगर आपने फ़ोन बनाया वैसा माचिस की डिब्बी वाला, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वायर होगा, थ्रेड होगा, दैट थ्रेड इज द मीडियम एंड साउंड ट्रेवल्स थ्रू द थ्रेड। मतलब जो वेव जाती है वो थ्रेड के थ्रू जाती है, वन ईयर टू या वन माउथ टू अनदर ईयर। देखा ना, ये 1% टू अनदर पर्सन जो वेव जाएगी उसके थ्रू जाएगी, थ्रेड के थ्रू। समझ में आ रही बात ये है? तो ये बेसिक कि भैया जिसको मीडियम चाहिए चलने के लिए वो मैकेनिकल, और जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो क्या है? ईएम वेव। तो साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल। तो साउंड जो है वो है मैकेनिकल वेव। अभी बात करते हैं साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, मतलब उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। अब एक और क्लासिफिकेशन होता है वेव का। एक बोलता है LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होता है ट्रांसवर्स, TRANSEVERSE, ट्रांसवर्स। पहला तो देखा था हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मतलब वन रिक्वायर्स मीडियम, अनदर डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। तो ये हो गया वो हो गया था मैकेनिकल और साउंड। तो साउंड कैसी है? मैकेनिकल। अब दूसरा एक और वेव को क्लासिफाई किया हमने, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। अभी हमने जब मोशन पढ़ा था तो मोशन में याद करो ऐसा था, यहाँ पे था मीन, यहाँ पे था एक्सट्रीम, और यहाँ पे था एक्सट्रीम। इसको बोलते थे नेगेटिव एक्सट्रीम, इसको बोलते थे पॉजिटिव एक्सट्रीम। और हमने बोला था कि व्हाट डू यू मीन बाय वन ऑसिलेशन? तो यहाँ से मीन से एक्सट्रीम जाओ, एक्सट्रीम से फिर मीन आओ, मीन से फिर एक्सट्रीम जाओ, और एक्सट्रीम से फिर मीन आ जाओ, ये वाला। दिस कंप्लीट इज कॉल्ड वन साइकिल।
मतलब बताया था ना, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन। ये पूरा एक कहलाता है वन ऑसिलेशन। इसको बोलते थे वन ऑसिलेशन, या इसी को बोलते थे वन वाइब्रेशन। क्या बोलते थे? वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाओ और वापस आओ, इतने में जितना टाइम लगता था उसको बोलते थे टाइम पीरियड। क्या बोलते थे उसको? टाइम पीरियड। तो ऑसिलेशन पता चल गया था सबको, ये वाला था ऑसिलेशन। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, या एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम जाओ, दूसरे एक्सट्रीम से वापस से पहले एक्सट्रीम पे आ जाओ। ये भी कहलाता वन ऑसिलेशन। मतलब जहां से चले हैं फाइनल वहीं पे होना चाहिए और दोनों एक्सट्रीम्स कवर करके आना है। मतलब अगर कोई बोले कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, तो आप बोलोगे जीरो, क्योंकि वो जहां से चलेगा वापस से लौट के वहीं पे आएगा जहां से चला। अगर वो चला ए से तो आखिरी में ए पे आएगा और दोनों एक्सट्रीम्स को कवर करके आएगा। अगर वो एम से चला है तो एम से चलेगा, आखिर में कहाँ पे आएगा? एम पे आएगा। लेकिन कब आएगा? जब वो दोनों एक्सट्रीम्स को कवर कर लेगा। उसके बाद कहीं से भी चलेगा, दोनों एक्सट्रीम पे जाना जरूरी है उसको। अगर और कहीं से चालू कर दिया, यहाँ से चालू कर दिया, यहाँ देखा है ये पॉइंट, इसको बोल दिया ए मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा? ए है, और यहाँ से चलना चालू किया तो यहाँ से गया एक्सट्रीम, फिर वापस आएगा, ये आ गया वापस से ए, इधर जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम और फिर वापस से कहाँ जाएगा? ए पे। देख रहे हो, ये भी क्या हो गया? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मतलब जहां से चले वापस वहीं पे आए, दोनों एक्सट्रीम्स को कवर करके आए। तो इस पूरे घटना को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? वन ऑसिलेशन। इसमें कोई समस्या किसी को? अब तो वो कहता क्या है? उसने बोला वेव्स है, बोले हाँ है, बोले दो तरह की, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन बोल सकता हूँ, वाइब्रेशंस और ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स are in the direction of wave travel। मतलब वेव जिधर ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर ऑसिलेशन होंगे, वाइब्रेशन होंगे, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब अगर वेव इधर जा रही है, इधर मतलब राइट में जा रही है वेव, तो वाइब्रेशन पार्टिकल कैसे होंगे? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इन दिस वे। ये क्या मिल रहा है अपने को? ये मिल रहा है कि अगर वेव ईस्ट में जा रही है तो पार्टिकल के वाइब्रेशन कहाँ होंगे? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। समझ में आ रही है? वेव अगर अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड, तो अगर अपवर्ड जा रही है अंदर, तो अगर वेव अपवर्ड जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स के वाइब्रेशन क्या होंगे? अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। मतलब जिधर भी वेव जा रही है उसके अलोंग, वेव जा रही थी राइट में तो वाइब्रेशन होंगे लेफ्ट राइट, वेव जा रही है अपवर्ड तो ऑसिलेशन होंगे अप डाउन, अप डाउन, वेव जा रही है ईस्ट में तो वाइब्रेशन होंगे ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। अगर वेव जा रही है नॉर्थ में तो ऑसिलेशन होंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। अरे हरी बात समझ में? एक और बोल दिया, बोले अगर वेव जा रही है नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ जा रही है? नॉर्थ ईस्ट। अगर वेव जा रही है नॉर्थ ईस्ट में तो बताओ वाइब्रेशन कहाँ होंगे? अगर वेव जा रही है नॉर्थ ईस्ट में तो वाइब्रेशन कहाँ होंगे? नॉर्थ ईस्ट में अगर वेव जाती है तो वाइब्रेशन कैसे होना चाहिए? अरे भाई वेव, अभी अपन ने क्या बोला? वेव जा रही है ईस्ट में तो वाइब्रेशन कैसे होंगे? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में और ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट। अगर वेव जा रही है नॉर्थ में तो नॉर्थ डायरेक्शन में और उसके जस्ट ऑपोजिट, तो नॉर्थ और साउथ। वेव अगर जा रही है अपवर्ड तो अपवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? डाउनवर्ड, हाँ है ना? तो अगर इसमें वेव जा रही है नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है बताओ? नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी?
देखा बच्चे ने, बोले ऑपोजिट करना रहता है ना, अपोजिट करना कितना आसान है। अगर वो ईस्ट बोले तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ बोले तो उसका ऑपोजिट साउथ, अप बोले तो उसका ऑपोजिट डाउन। तो अगर नॉर्थ ईस्ट बोला है तो आपको मालूम है फोटो कैसे बनता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, ऐसे बोलते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बोलते। अभी वो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट में जा रही, तो नॉर्थ ईस्ट का इधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट इधर जाएगा बिल्कुल मिडिल में, ये हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट कौन होगा, नॉर्थ ईस्ट का जस्ट ऑपोजिट होगा इधर वाली डायरेक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। क्या बोल देंगे इसको, साउथ वेस्ट। ये रखा मतलब क्या, उसने बोला नॉर्थ है तो हम बोलेंगे साउथ, उसने बोला ईस्ट तो हम बोलेंगे वेस्ट, उसने बोला अप तो हम बोलेंगे डाउन। तो उसने बोला नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही बात। ये मतलब वेव जिधर जा रही है उसके अलॉन्ग कौन वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल। वेव जा रही है ईस्ट में तो पार्टिकल ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट जाएंगे, जाएंगे मतलब जाएंगे नहीं, वाइब्रेट करेंगे। वो पार्टिकल जाता नहीं है, यहाँ एक पार्टिकल है वो यहाँ से वहाँ तक जाएगा क्या, नहीं, वो अपनी एनर्जी किसको देगा, सिर्फ पास वाले को, वो नेबरिंग उसके नेबर को, उसका नेबर उसके नेबर को। इन दिस वे वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ में आ रही बात ये। तो ये सबसे पहली वेव कौन सी हुई अपनी, लॉन्गिट्यूडनल। बोले क्या हम ऐसी बना सकते हैं क्या वेव, बोले हाँ बना सकते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते तो कैसे बनाते, ये स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग भी बोलते हैं और इसको स्लिंकी बोल सकते हैं, स्लिंकी, स्लिंकी। आई बात समझ में। उसको हमने ऐसे जर्क दिया और फिर रिलीज किया, पुश किया पुल किया, पुश पुल किया, तो ऐसे पुश और पुल करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ जगह मिलेगा रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, ऐसे मिलेगा। मतलब कुछ जगह पार्टिकल पास पास हो गए, उसके ज़्यादा, फिर दूर दूर हो गए, फिर पास पास, फिर दूर दूर। ये कौन सी वेव चल रही है, ये वेव चल रही है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी वेव चल रही है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी वेव जब जो ईस्ट में चलती है तो वाइब्रेशन ईस्ट वेस्ट में ही वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल, और कुछ जगह पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, कुछ जगह बहुत दूर, फिर बहुत पास पास, फिर बहुत दूर दूर, फिर पास पास, फिर बहुत दूर। इसको कौन सी वेव बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरी वेव है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। वो क्या कहती है, वाइब्रेशंस आर perpendicular to the vibrations are perpendicular to the direction of travel of wave। मतलब क्या, ये बोलना चाह रहा है कि जिधर वेव जारी होगी पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेव जिधर जा रही है उसके परपेंडिकुलर कौन जाएंगे, पार्टिकल्स जाएंगे। किधर बनाते हैं इसको, यहां पे देखा, कहां ऊपर है, नहीं ऊपर भी नहीं है। अभी वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेव अगर इधर जा रही है, देख रहे हो वेव इधर जा रही है, इधर मान लेता हूँ ईस्ट जा रही है, ईस्ट में जा रही है, कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। तो वाइब्रेशन ऐसे दिखेंगे, ऐसे मतलब पार्टिकल अप डाउन जाएंगे, अप डाउन ऐसे दिख रहे हैं, मतलब अप डाउन मतलब मैं नॉर्थ साउथ भी बोल सकता हूँ, ये हो गया। मतलब ऐसी डायरेक्शन जो किसके परपेंडिकुलर हो, ईस्ट के परपेंडिकुलर। तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ईस्ट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो ईस्ट के परपेंडिकुलर होगा
तो ही हम उसको क्या मानेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अगर वेव जा रही है ऐसे तो उसके वाइब्रेशन होना चाहिए ऐसे, पार्टिकल के। मतलब अगर ईस्ट में जा रही है तो ईस्ट नाम नहीं आएगा, उसके वाइब्रेशन में ईस्ट आ ही नहीं सकता, या तो आएगा नॉर्थ साउथ आएगा या अप डाउन आएगा। अगर वेव जा रही है नॉर्थ में, ये वेव नॉर्थ में जा रही है, तो क्या नॉर्थ साउथ आ सकता है? नहीं, नॉर्थ साउथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ अगर आ गया उसमें तो वो कौन सी वेव बन गई? अरे वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बन गई ना फिर तो। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ईस्ट में जा रही है तो उसमें ईस्ट वेस्ट आ गया तो समझना वो कौन सी वेव हो गई? लॉन्गिट्यूडनल हो गई। और अगर ईस्ट में जा रही है तो उसके नाम में ईस्ट वेस्ट तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट तो उसकी लाइन के अलॉन्ग ही हो गया, तो वो कभी नहीं आएगा। उसके परपेंडिकुलर ढूंढो, उसके परपेंडिकुलर कौन कौन से हो सकते हैं? बोले नॉर्थ साउथ हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। आई बात समझ में? ये मतलब वेव जिधर जा रही है वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर होंगे। मतलब वेव इधर जा रही है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऐसे होगा। यारी बात समझ में सबको अच्छे से? इसमें कोई समस्या? मतलब सबसे पहले बोला मैकेनिकल और ईएम वेव। अगर ईएम वेव बोला है तो ईएम वेव में क्या है? ईएम वेव है मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा बोला तो बोला कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिधर वेव जारी हो पार्टिकल के वाइब्रेशन उस डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए। ईस्ट में ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में नॉर्थ साउथ, अप डाउन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे चलेगा वाइब्रेशन। लेकिन अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उसके वाइब्रेशन वेव ट्रेवल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वेव ईस्ट में जा रही है तो वाइब्रेशन हो सकते हैं नॉर्थ साउथ। क्या हो सकते हैं? नॉर्थ साउथ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है अप डाउन। अगर वेव जा रही है नॉर्थ में जा रही है, ये कोई सी वेव है जो कि ट्रांसवर्स है और वो नॉर्थ में जा रही है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होगी, उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? बोले ईस्ट वेस्ट होगा या अप डाउन भी हो सकता है। मतलब जिधर डायरेक्शन जाए, जिधर भी डायरेक्शन है वेव ट्रेवल की, उसके परपेंडिकुलर हमको सोचना है। समझ में आ रही बात? ये अभी ये तो पार्ट हो गया वेव का, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि साउंड कैसी वेव है। साउंड को मीडियम चाहिए क्या? हाँ। तो अगर कोई साउंड की बात करेगा तो साउंड पहले है मैकेनिकल वेव। कैसी है? मैकेनिकल वेव। और जो साउंड है वही कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब साउंड दोनों वेव्स हैं। मैकेनिकल है क्योंकि उसको मीडियम चाहिए, विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। बोले स्पेस में आप बात कर सकते हो क्या? नहीं। ऐसे हम लोग जैसे ज़मीन पे बात करते हैं, वहाँ पे एयर भी नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ एयर में हम ऐसे बात नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो या तो माइक वगैरह यूज़ करो, मोबाइल यूज़ करो, जिसको बोलते हैं अपन रेडियो वेव्स यूज़ करो, उससे आप बातचीत कर सकते हो, कन्वर्ट करके देगा फिर आपको, है ना। तो मतलब स्पेस में हम साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, मतलब साउंड सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि साउंड कैसी है? मैकेनिकल है, उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए। और दूसरा साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। अभी लाइट की बात करते हैं। लाइट कल अपने पढ़ा लाइट क्लास में। तो लाइट जो है, एक तो लाइट है कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद होगा बच्चों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक तो लाइट, और दूसरा जो लाइट है वो कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। समझ में आ रही बात? ये मतलब लाइट जो है वो ईएम वेव है और दूसरा लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। मतलब लाइट को चलने के लिए मीडियम चाहिए क्या? नो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। और इसमें वाइब्रेशन कैसे होंगे? जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर। साउंड को मीडियम चाहिए? बोले हाँ चाहिए। और वाइब्रेशन कैसे होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। वेव जिधर जा रही है उसके अलॉन्ग ही क्या होंगे? वाइब्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बोले सर ये तो मेरे को आता है सर, वेरी गुड।
अभी बात कर लेते हैं अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आप बताओ वेव, वेव क्या होती है? बोले सर वेव तो बताया नहीं। वेव, वेव इट इज अ डिस्टर्बेंस produced by vibration। मतलब क्या? आपने एक वाइब्रेशन किया, उस वाइब्रेशन से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ और वो डिस्टरबेंस ट्रैवल करेगा और वो एनर्जी को अपने साथ में ले जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पे अगर यहाँ से एक ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ये दिख रही है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग समझते हैं ना, रस्सी, कोई सी रस्सी दे रखी है और यहाँ से उसको जट दिया किसी ने, ऐसे जट कर दिया तो वो ऐसे वेव चलेगी ना, यहाँ ऐसे आएगी, फिर ये वाली वेव यहाँ से जाके यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे देगी, फिर थोड़ी देर बाद ये वाली वेव यहाँ पे आ जाएगी और थोड़ी देर बाद आखिरी में मालूम पड़ा कि ये वेव यहाँ पे पहुँच गई। अरे आड़ी बात समझ में? मतलब ये वेव, ये कुछ भी नहीं था, खाली था पूरा, इसको हमने ऐसा जट दिया तो यहाँ पे वेव बनेगी, छोटी सी पल्स बन गई, ये वहाँ तक जाएगी पूरी, ये आगे जा रही है यहाँ तक, ये आगे जा रही है, देख रहे हो आप? ये इसका मतलब क्या हुआ? इसमें वेव चल रही है क्या? बोले हाँ। वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है? बोले वेव लेफ्ट से राइट जा रही है। बोले सर अगर ऐसे नहीं बनाया, अरे भैया ऐसे नहीं बनाया तूने, तो एक काम कर, यही रस्सी की वैसी यहाँ बांध दी उसको और यहाँ अप डाउन मूव कर दिया उसको, ऐसे अप डाउन मूव किया तो आप देखोगे वेव ऐसी बनेगी। आई बात समझ? ये ऐसी वेव बनेगी। ये कौन सी वेव बन रही है? ये बन रही है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, बोले ट्रांसवर्स क्यों बन रही है? क्योंकि वेव जा रही है राइट में और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये सबकी मिडिल वाली पोजीशन, मीन पोजीशन। ये मीन से ऊपर चला गया, ये मीन से नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। ये मतलब ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ये सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। आई बात समझ में? वेरी गुड। मतलब जब भी हमको वेव प्रोड्यूस करना है तो वाइब्रेशन होना चाहिए। अगर आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो भी क्या होना चाहिए? वाइब्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी वेव प्रोड्यूस करी हमने? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करना है तो क्या कर रहे थे? एग्जांपल लिया था स्प्रिंग का। ये नॉर्मल स्प्रिंग वैसी की वैसी हमारी, इसको पुश और पुल किया तो यहाँ पे पास पास आ गए, फिर यहाँ दूर दूर आ गए, फिर पास पास, फिर दूर दूर, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे ये बहुत पास पास आ गए हैं, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। ये दूर दूर चले गए, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। फिर ये बहुत पास पास आ गए, इसको बोलेंगे कंप्रेशन। फिर ये वापस यहाँ पे क्या हो गया? रेयरफेक्शन। मतलब पार्टिकल जहाँ पे पास पास आ जाएं, क्लोज टू ईच अदर, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और पार्टिकल नॉर्मल से भी दूर दूर चले जाएं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो ये क्या हो गया? कंप्रेशन। और ये क्या हो गया? रेयरफेक्शन। समझ में आ रही बात? ये कौन सी वेव चल रही है? ये बनी है हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी बनी है ये? लॉन्गिट्यूडिनल। क्यों? क्योंकि वेव जा रही है राइट में और वाइब्रेशन भी कहाँ हो रहे हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। समझ में आ रही बात? ये क्या इसको मीडियम चाहिए? हाँ चाहिए। क्या पुरानी वाली को मीडियम चाहिए था? चाहिए था। मतलब ईएम वेव को मीडियम नहीं चाहिए, मैकेनिकल को मीडियम चाहिए। अब उसने बोला कि बताओ साउंड प्रोड्यूस करने की कंडीशन क्या है? तो साउंड प्रोड्यूस करने की कंडीशन क्या होती है? कि कोई भी चीज वाइब्रेट करना चाहिए। अगर वो वाइब्रेट करेगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड।
समझ में आ रही बात ये। अभी ये मान के चलो ये पार्टिकल है सारे यहाँ से यहाँ तक, ये और अच्छे मान लेते हैं, ये वाले जो मान। साउंड चलता कैसे, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बताया ना। साउंड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशन से। अगर आपने वाइब्रेट करा दिया तो वो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टिक को वाइब्रेट कर दिया, अभी हम बोल रहे हैं तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है ना, सुन रहे हो तो भी वाइब्रेशन हो रहा है। तो मीनिंग क्या हुआ, आप डिफरेंट चीज को वाइब्रेट करा के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे, बोले सबसे पहले बोले सर वायर को वाइब्रेट कर सकते हैं क्या, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग समझते हो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब तार बोल लो, वायर बोल लो। जैसे आपने बोला गिटार, गिटार देखा है सबने, गिटारिस्ट जब प्लग करता है वायर्स को तो आवाज़ आती है ना उसमें से, अरे आती कि नहीं आती है। तो गिटार में ऐसा वायर लगा हुआ है, उसको प्लग करो आप, ऐसे प्लग करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो गिटार के अंदर कौन सी चीज़ें जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो बोले गिटार के अंदर जो वायर्स लगे हुए हैं वो वायर्स में वाइब्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से वो एयर में वाइब्रेशन हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही बात ये, इसमें कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। तो जितने भी स्ट्रिंग वाले हैं, आपने पियानो देखा है, पियानो, अरे बिजली वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वाले पियानो की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चलता है, वो कीबोर्ड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने केसियो वाले की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअल पियानो की। एक्चुअल पियानो जो इतना बड़ा होता है, देखा ना इतना बड़ा पियानो होता है, बोले हाँ। उस पियानो के अंदर क्या होता है बताओ, क्या होता है उस पियानो के अंदर, बोले हमने कभी तोड़ के देखा ही नहीं। अरे टॉम एंड जेरी देखते हैं ना अपन, बोले हाँ, कितनी बार देखा होगा। उसके अंदर एक वो फंस जाता है उसके अंदर। अभी आप पियानो को बजा रहे हो तो उसमें बहुत सारे कीज है ऐसी, तो कीज को प्रेस करते हो आप, जब की को प्रेस करते हो तो पर्टिकुलर की अंदर जाके वाइब्रेट करती ना वायर को। अरे हाँ या ना, मतलब पियानो बाहर से दिखता है इतना बड़ा, अंदर उसके अंदर बहुत सारे तार लगा के रखे उन्होंने, स्ट्रेच करके रखे हुए हैं, और पर्टिकुलर वायर को पर्टिकुलर प्लेस से वो क्या करते हैं, प्लग करते हैं, मतलब ऐसे वो वाइब्रेट करते हैं उसको। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। आई बात समझ में। तो याद रखना, पियानो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रिंग की वजह से वाइब्रेट करता है, मतलब उसके अंदर जो वाइब्रेटिंग मटेरियल है वो कौन है, वो स्ट्रिंग है, वायर्स हैं। लेकिन ऊपर से वायर्स दिखते हैं क्या, नहीं। गिटार के वायर्स दिख जाते हैं, मैंडोलिन के वायर्स दिख जाते हैं, वायलिन के वायर्स दिख जाएंगे, सितार, वीणा, ये सबके वायर्स आपको दिखते हैं। लेकिन पियानो के वायर्स दिखते हैं क्या, नहीं, वो अंदर है उसके। संतूर देखा है, संतूर देखा ना, तो उसमें भी कौन वाइब्रेट करता है, स्ट्रिंग। ये सब कौन से डिवाइस है जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, और जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है वो वाले डिवाइस है, वही सब। दूसरा, अगर स्ट्रिंग की जगह बोल दे मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन मतलब एक शीट, लेयर, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। डपली देखा है अपन ने, ढोलक देखा है, कॉन्गो देखा है, ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर स्किन या मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तीसरा, अगर हमने बोल दिया मेटल, और जॉन वगैरह देखिए, अपनी परकशन देखे ना इतना बड़ा, अरे परकशन, टॉम एंड जेरी देखो, सारे मिल जाएंगे आपको, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाते हो, ठीक है ना, यस। ऐसा हो जाता है ना परकशंस, अरे मंकी आता है ना वगैरह, ये परकशंस, ये क्या है, इसमें मेटल साउंड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात ये। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर एयर ही वाइब्रेट करता है, देखा है कभी आपने, क्या आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट देखे हैं जो एयर के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसमें ना तो स्ट्रिंग होता है ना उसमें मेटल होता है, फिर भी आवाज़ उसमें से आती है। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एयर वाइब्रेट करती है, एयर। बोले सर हमने कभी देखा ही नहीं एयर वाइब्रेट करते हुए। अरे अपने कैप निकालो, पेन का कैप, उसको ब्लो करो तो आप आवाज़ आती है ना, सीटी बजती है ना पेन के कैप से, बोले हाँ। बोले वो कौन एयर वाइब्रेट कर रहा है, एयर वाइब्रेट कर रहा है। विसिल बजा रहे हो तो कौन सी हो रही है, एयर वाइब्रेट कर रहा है। फ्लूट बजा रहे हैं तो कौन वाइब्रेट कर रहा है, एयर। सेक्सोफोन बजा रहे हैं, ट्रम्पेट बजा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ब्लो करते हो, विंड ब्लो करते हैं, और उससे वो क्या बनते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। वो सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कौन वाइब्रेट करता है, एयर।
अरे आया कि नहीं आया समझ में? ऑगी देखा है? ऑगी उसमें बैग पाइपर लेके आता है, अरे निकलते ना, अजगर ही अजगर निकलते हैं, एनाकोंडास निकलते हैं उसके अंदर से। वो क्या था? बैग पाइपर। उसमें क्या बजता है? उसके अंदर कौन वाइब्रेट करता है? एयर। ना तो उसमें स्ट्रिंग है, ना उसमें मेम्ब्रेन है, ना उसमें मेटल है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको अच्छे से? इसका मतलब क्या? या तो स्ट्रिंग को वायर को वाइब्रेट कराओ, मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराओ, मेटल को वाइब्रेट कराओ, एयर को वाइब्रेट कराओ और साउंड प्रोड्यूस कराओ। इतनी सारी डिवाइसेस हैं हमारे पास, उसमें हम किसी को भी वाइब्रेट करा सकते हैं और क्या प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस होगा साउंड। समझ में आ रही बात? ये दूसरा क्या है? बोले सर एक बात बताओ मुझे, ये तो मेरे को आगे था। अभी अपन ने कल पढ़ा था क्या? रिफ्लेक्शन। याद करो, अभी पढ़ा है, कल पढ़ा था। कल पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इतना क्लियर हो गया? डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट मटेरियल वाइब्रेट करेंगे और उन वाइब्रेशन से जो प्रोड्यूस होगा वो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना? मतलब अगर आप ये पेन लिया, इस पेन से आप ऐसे स्ट्राइक कर रहे हो तो भी साउंड आ रहा है ना? बोले आ रहा है। तो इस साउंड में कौन कौन वाइब्रेट कर रहा होगा? तो बोर्ड वाइब्रेट कर रहा है और पेन वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी वजह से एयर में वाइब्रेशन आ रही है। आई बात समझ में? ये इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। मतलब साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन से। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और क्या बोला था? साउंड कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है साउंड। कैसी है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। समझ में आ रही बात है सबको? वेरी गुड। अभी साउंड चलता कैसे वो देख लेते हैं। एक डिवाइस होती है, देखी होगी आपने, ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक देखा है सबने? बोले ट्यूनिंग फोक कैसे होता है? ऐसे होता है। दिस इज ट्यूनिंग फोक। जहां से इसको होल्ड करते हैं उसको बोलते हैं स्टेम, और ये जो वाइब्रेट करते हैं उसको बोलते हैं प्रॉन्स। PRONGS, प्रॉन्स। ठीक है? करते क्या है? स्टेम से पकड़ा उसको, रबर पैड पे स्ट्राइक किया, ये वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करेगा तो इसमें ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो अभी नॉर्मल एयर है यहाँ पे, ये नॉर्मल एयर हमारे पास है। एयर, अरे एयर तो तीन हमारे आसपास। बोले हाँ, ये स्पेस में नहीं चले गए हम लोग, ये ज़मीन पे ही हम लोग। ये ऐसा फोटो है, ये नॉर्मल एयर है हमारे पास में। अभी इसको हमने वाइब्रेट कराया तो ये वाइब्रेट करेंगे, और अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? ये पास पास आएंगे और दूर दूर जाएंगे। वाइब्रेशन का बताना मतलब क्या होता है? ये उसकी मीन पोजीशन है। एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन एक्सट्रीम ये करते रहेगा। अरे बताया था ना? तो अभी मान लेते हैं ये मीन पे है और ये जा रहा है एक्सट्रीम पे, तो फोटो कैसा दिखेगा अपने को? फोटो मान लेते हैं ऐसा दिखेगा, यस। अभी दिखता नहीं हमको, वाइब्रेशन बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे, यहाँ देख रहे हो पास में, यहाँ जगह कम हो गई कि ज़्यादा हो गई? हियर नियर द प्रॉम, दिस प्रॉम, स्पेस इज डिक्रीज, सो यहाँ के मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। क्यों पास पास आ जाएंगे? क्योंकि जगह कम होगी। उसने यहाँ के मॉलिक्यूल को पास में भेज दिया, तो यहाँ पे भीड़ बढ़ गई, क्राउड बढ़ गया, तो क्राउड बढ़ गया, और बाकी जगह नॉर्मल क्राउड वैसे था। किसका? एयर का। ये नॉर्मल क्राउड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास आ गए, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल पास पास आ गए बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस। आई बात समझ में आता? डेंसिटी इंक्रीजेस।
मतलब जहाँ पे कंप्रेशन हो गया वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे वहाँ पे। आई बात समझ में? अभी क्या बचा इसको, थोड़ी देर बाद ये प्रॉम वापस से इधर आएगा, उधर जाएगा, तो अगला फोटो कैसे बनेगा? यहाँ बनाते हैं अगला फोटो। ये पास पास ले आते थोड़ा उसको, यस। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर चले जाएंगे। किसके मॉलिक्यूल्स? एयर के। और पास पास वाले वाले पास में शिफ्ट हो गए, और ये नॉर्मल वाला है। मतलब ये कंप्रेशन आगे खसक गया, यहाँ पे ही बन गया नया रेयरफेक्शन। ये नॉर्मल था, सारे मॉलिक्यूल नॉर्मल डिस्टेंस पे थे, ये ऐसे पास में आ गया, तो यहाँ मॉलिक्यूल पास पास आ गए, पास पास आ गए मॉलिक्यूल, मतलब प्रेशर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, और मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ये कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन में क्या होता है? प्रेशर बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद वो प्रॉन्ग ऐसे लेफ्ट में वापस से आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब होता है लेफ्ट राइट, पूरा मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम। तो माना कि अब ये लेफ्ट एक्सट्रीम में आ गया, तो जगह बढ़ गई ना यहाँ पे। और व्हेन द स्पेस इज इंक्रीज, मतलब फॉर द मॉलिक्यूल स्पेस इज इंक्रीज, तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए, और अगर दूर चले गए तो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। RAREFACTION, रेयरफेक्शन। उसमें प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस और डेंसिटी डिक्रीजेस। और एक और भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बोले किसके मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? अरे यहाँ पे हम एयर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मीडियम एयर है ना, अगर मीडियम एयर है तो एयर के मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज। इस तरह से आप देख रहे थे कि बार बार जाएगा, तो रेयरफेक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा पूरा। मतलब पूरी वेव जब चलती है ऐसे, तो मॉलिक्यूल पास आते हैं, दूर जाते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं। क्या यहाँ का मॉलिक्यूल वहाँ जाएगा? क्या नहीं, यहाँ का मॉलिक्यूल सिर्फ यही वाइब्रेट करेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल सिर्फ यही वाइब्रेट करेगा, यहाँ का मॉलिक्यूल यही वाइब्रेट करेगा, यहाँ का यहाँ करेगा। मतलब ये वाला मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते होते वहाँ तक जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाता है, बस वो जगह इन द सेंस कि उसका रेंज है इतना सा। बोले मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से एक्सट्रीम पे जाऊँगा, एक्सट्रीम से मीन जाऊँगा, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाऊँगा लेफ्ट वाली पे, फिर वापस दे दूँगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ का मॉलिक्यूल उस वहाँ तक जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो पूरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट या एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। सिर्फ यहाँ का पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे बस वो ऐसे करते रहेगा। और जब वो दूर जा रहा है तो रेयरफेक्शन हो रहा है, पास आ रहा है तो क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। पास पास आ जाओ तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। दूर दूर चले जाओ तो क्या हो जाएगा? रेयरफेक्शन। समझ में आ रही बात? ये कौन सी वेव चल रही थी बताओ? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्यों? वेव जा रही है राइट में और पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? लेफ्ट राइट में। इसको कौन सी वेव बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स में तो वेव जाती है अगर ईस्ट में तो वाइब्रेशन होते हैं नॉर्थ साउथ में या अप डाउन में, या उसके परपेंडिकुलर। ईस्ट के परपेंडिकुलर किधर भी भेज दो वो क्या मिलेंगे अपने को? ट्रांसवर्स वेव। बोले सर ये तो आता है मेरे को, ठीक है। तो ये वेव चल गई अपनी ऐसी पूरी, ठीक है ना? ये वेव चलती रहेगी पूरी ऐसी। जहाँ से पर्सन ने प्रोड्यूस किया साउंड, यहाँ पे सोर्स रखा है, सोर्स से लेके पर्सन तक या जहाँ भी साउंड जा रहा है वो ऐसे ही जाएगा। सब में ऐसे ही कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते जाएंगे।
मॉलिक्यूल पास पास, मॉलिक्यूल दूर, पास दूर ऐसे जाता है। कहाँ से? एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। मतलब क्या किया अपन ने? सिंपल लॉजिक। इसको पहचानते हो कि नहीं? ये कौन है? ये कहाँ से आवाज आ रही है? अरे भाई इसमें बोला क्या अपन ने? इसको पहचानते हो? ये कौन है? ये इसको पहचानते हो? ये कौन है? ये कौन है? ऐसी डिवाइस कभी देखी है तुमने? ऐसी रियल लाइफ में ऐसे देखा है कभी रियल लाइफ में? डॉक्टर क्या गए किसी? अरे हाँ या ना? अपने दादा दादी को लेके कभी गए होंगे जिनको कम सुनाई देता है, या किसी भी पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम है ओल्ड एज की वजह से या नॉर्मल, तो वो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर ऐसे यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंट, है ना? अरे ऑगी देखते हैं, ऑगी गार्बेज वाला, ऑगी चढ़ा गया पूरा ऊपर, एक के ऊपर रख के, फिर वो कॉकरोच आया, फिर उसने स्ट्राइक किया, फिर वाइब्रेशन को टच किया, वेव बनी, धर वो गिर जाते नीचे। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होता है? ये ऐसी डिवाइस है जिसको टक्कर मारी अपन ने यहाँ से, तो ये दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। अगर ये दोनों प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये लेफ्ट जाते हैं, मीन में आते हैं, मिडिल में आते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर मीन में, मिडिल में, फिर लेफ्ट, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो। और अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास की जो एयर है उसको भी तो फर्क पड़ेगा ना। जब ये वाला प्रॉन्ग देख रहे हो, ये राइट वाला प्रॉन्ग इधर आ गया, तो ये इधर आ गया, तो यहाँ पे जगह कम हो गई कि ज़्यादा हो गई? अरे जगह कम की ज़्यादा? कम, क्योंकि इधर आ गया वो, तो यहाँ पे जगह कम हो गई। और यहाँ पे अगर स्पेस कम पड़ गई है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल अगर पास पास आ गए तो क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। अरे स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग आपने कंप्रेस कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया मतलब सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए, दूर दूर आ गए? मॉलिक्यूल पास पास आ गए। जैसे कंप्रेस किया हमने, उसके मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, उसको बोला कंप्रेशन, उसको बोला प्रेशर। अरे प्रेशर की स्पेलिंग में ई भी आता है, ठीक है? तो प्रेशर इंक्रीजेस और डेंसिटी इंक्रीजेस। मतलब जब भी कंप्रेशन होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। ये पास पास क्यों आए? क्योंकि प्रॉन्ग्स राइट में मूव हुआ, प्रॉन्ग्स राइट में मूव हुआ, तो राइट में स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए। अरे आया कि नहीं आया समझ में? ये क्लियर हो गया अच्छे से? ट्यूनिंग फोक मीन्स, अभी समझा ना ट्यूनिंग फोक? स्पेलिंग बता दूं, ये रही ट्यूनिंग फोक। आई बात समझ में? ट्यूनिंग फोक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। उसके लिए करना क्या रहता है? ये ऐसी डिवाइस है हमारे पास में ट्यूनिंग फोक, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। यस, ये ट्यूनिंग फोक। और ये होता है रबर पैड। क्या होता है? रबर का, नहीं तो ट्यूनिंग फोक खराब हो जाएगा। यहाँ से पकड़ा और इस पे जोर से मारा, इसको पकड़ के इस पे स्ट्राइक कर दिया, तो ये वाइब्रेट करेगा। और जब ये वाइब्रेट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। जब ये वाइब्रेशन होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो ऐसे चलेगा। बोले ऐसे क्यों चलेगा? क्योंकि जो साउंड है वो कैसी वेव है? मैकेनिकल, मतलब उसको मीडियम तो चाहिए ही चाहिए चलने के लिए। दूसरी बात, क्या साउंड लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? बोले वो लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब जिधर वेव जाती है उसी डायरेक्शन में कौन ट्रेवल होता है? पार्टिकल। तो वेव कहाँ जा रही है? राइट में, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? लेफ्ट राइट में। ये वाला पार्टिकल राइट में जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर लेफ्ट में आएगा। उसके पास वाला उससे एनर्जी लेगा, वो राइट में जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर लेफ्ट में जाएगा। मतलब एक पार्टिकल को एनर्जी मिली, उसने अपने पास वाले पार्टिकल को एनर्जी दी, उसने अपने नेबर को एनर्जी दी,
उसने अपने नेबर को एनर्जी दी, इस तरह से पूरा वाइब्रेशन चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। वेव जा रही है ईस्ट में, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। इसको क्या बोला हमने? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी जब मॉलिक्यूल पास पास आ गए, किसके मॉलिक्यूल? एयर के मॉलिक्यूल। ये किसके मॉलिक्यूल है? अरे किसके मॉलिक्यूल है? एयर के मॉलिक्यूल। तो जब एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे होगा कंप्रेशन। जब एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, जैसे जब वो प्रॉन्ग इधर आ गया, तो यहाँ पे जगह बढ़ेगी कम हो गई? जगह कम हो गई। और जगह कम होने का मतलब क्या हुआ? कि वहां पे हुआ है रेयरफेक्शन। और रेयरफेक्शन का मतलब क्या हुआ? क्या मॉलिक्यूल पास पास आ गए? नहीं, वो तो कंप्रेशन में होता है। मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, और मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए मतलब क्या हो गया? रेयरफेक्शन। और रेयरफेक्शन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, वहाँ पर डेंसिटी कम हो गई। तो वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स पास पास की दूर 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 दूर। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल पास पास की दूर दूर, पास पास, पास में आए कंप्रेशन, दूर दूर भेज दिया रेयरफेक्शन। और इस मेथड से पूरी वेव आगे चलेगी। कौन सी वेव? साउंड वेव। कैसी है? मैकेनिकल। और कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। इसको हमने क्या बोला? अरे कौन सी वेव हो गई ये हो गई हमारी साउंड वेव। अभी क्लियर है सबको अच्छे से? मतलब ट्यूनिंग फोक क्या होता है, उसके लिए क्या समझ में आना चाहिए कि ऐसी डिवाइस दिखती है, वो यहाँ से उसको होल्ड करते हैं, जहाँ से होल्ड करते हैं उसको स्टेम बोलते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को बोलते हैं स्टेम। और ये जो दोनों वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं प्रॉन्ग्स। PRONGS, प्रॉन्ग्स। आई बात समझ में? तो ये हो गए प्रॉन्ग्स, और ये हो गए क्या? प्रॉन्ग्स और स्टेम। स्टेम से पकड़ा, वाइब्रेट कराया, वाइब्रेशन हुए, साउंड प्रोड्यूस हुआ, साउंड चलेगा। साउंड के चलेगा? अगर एयर है तो ही चलेगा, एयर नहीं है तो नहीं चलेगा। स्पेस में ले गए, इसको वाइब्रेट कराया, क्या वहाँ पे साउंड एक जगह दूसरे की जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन तो हो रहे हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे वो हमारे पास है ही नहीं। क्या मीडियम है स्पेस में? नहीं है, एयर वहाँ पे नहीं है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक साउंड एयर के थ्रू नहीं जा सकता, क्योंकि एयर वहाँ पे है ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये मतलब ये ट्यूनिंग फोर्क के, इसमें वाइब्रेशन हुआ, ये वाइब्रेशन ने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाया। जिस भी मीडियम में साउंड चल रहा है उसके अंदर कंप्रेशन मतलब पास पास हो गए, रेयरफेक्शन मतलब दूर दूर हो गए। कंप्रेशन मतलब प्रेशर बढ़ गया, रेयरफेक्शन मतलब प्रेशर घट गया। कंप्रेशन मतलब डेंसिटी बढ़ गई, रेयरफेक्शन मतलब डेंसिटी भी कम हो गई। अरे हाँ या ना? और इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से साउंड एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रैवल करता है। समझ में आ रही बात ये सबको? अरे आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवलिंग, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। समझ में आ रही बात ये अच्छे से? अभी अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी हमने कल देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड।
बोले साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है? बोले रिफ्लेक्शन क्या होता है? बोले बहुत आसान, ये हमने लगा दिया एक वॉल। क्या लगा दिया? वॉल। और यहाँ से साउंड आ रहा है, ये टकराएगा, इस पे टकराया और टकरा के वापस आ गया, साउंड गया, टकराया, टकरा के वापस आ गया। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर striking a hard surface। इसमें कोई समस्या? मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, वो हार्ड सरफेस टकराएगा, उससे टकरा के वापस आएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? ये जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? अगर यहाँ लगा दिया किसी ने कर्टन, ये कर्टन लगा देखा, ये कर्टन लगा और साउंड आया यहाँ से, टकराया इससे, तो साउंड अपनी एनर्जी किसको देगा? कर्टन को दे देगा। कर्टन के मॉलिक्यूल उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्या टकरा के वापस जाएगा? नहीं। तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एनर्जी आई वो सारी वाइब्रेशन किसने एब्जॉर्ब कर ली है? कर्टन ने एब्जॉर्ब कर लिया। कर्टन एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ऑफ लेस रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन नहीं होता। आई बात समझ में? ये अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन हो, क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्शन हो, साउंड आए, टकरा के वापस जाए, तो ये सरफेस कैसा होना चाहिए? हार्ड। कैसा होना चाहिए? अभी अपन जाते हैं हॉल में, जाते हैं सिनेमा वगैरह में जाते हैं ना, अपना आईनॉक्स जाते हैं ना, आईनॉक्स में गया बच्चा, लॉयन किंग देखने गया, उसने देखा होगा वहाँ पे नीचे कारपेट बिछा के रखा हुआ है। अरे बिछाया ना कारपेट, तो कारपेट क्यों बिछाया? क्योंकि उस पर साउंड गिरेगा तो वो टकरा के वापस नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। कर्टन्स लगा दिए तो कर्टन्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए? हार्ड। अगर हार्ड सरफेस नहीं है तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता। समझ में आ रही बात? ये अभी तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन साउंड अपने को पता ही है। ठीक है, अगर वो बोले कि हमने भी देखा है रिफ्लेक्शन, बोले कि आपने रियल लाइफ में कभी रिफ्लेक्शन देखा है? बोले हाँ। लाइट का नहीं, साउंड का रिफ्लेक्शन? बोले देखा है। बोले कैसे? बोले ये डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर साहब को देखा है सबने? बोले हाँ, ये डॉक्टर साहब का ऐसा ऐसे देखा है, स्टेथोस्कोप है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसे जाता है यहाँ से, और ये ऐसे लगाने का होता है काम। अरे स्टेथोस्कोप होता है ना, ये देखा है सबने स्टेथोस्कोप, ये ऐसे पता लगाते हैं ना मुझसे, भैया धड़कन कितनी तेज चल रही है? बोले इसका क्या हो रहा है? बोले लंग्स वगैरह की, हार्ट की जांच करते ही नहीं करते साउंड को यूज़ करके। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या लगा है? डायफ्राम में लगा है मेम्ब्रेन, एक ये लगाई मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है ना वहाँ पे, और ये वाइब्रेशन जाते हैं यहाँ से ऐसे ऐसे जाते। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होकर ईयर में पहुँच गया, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, देख रहे हैं? कुछ इधर गया कुछ इधर गया, तो यहाँ का जो साउंड है वो यहाँ से चल के वहाँ पहुँच गया ना। ये क्या है? रिफ्लेक्शन। ये किस पे काम कर रहा है? दिस डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये अरे हाँ है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं। वेरी, अभी क्या बचा? दूसरी बात, अगर आपको चाहिए, जैसे अपने आप करो परसों पढ़ा था कि लेंस होता है, मिरर होता है, उसमें हमने देखा था कॉन्वर्जिंग मिरर बताया था, याद है? कॉन्वर्जिंग मिरर।
तो कॉन्वर्जिंग मिरर क्या करते थे, उस पर लाइट डालो पैरेलल, वो एक लाइट को एक पॉइंट पे कलेक्ट कर देंगे। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट, उसको बोलते थे कॉन्वर्जिंग मिरर, और स्प्रेड कर देते उसको क्या बोलते थे, डाइवर्जिंग मिरर। तो जैसी प्रॉपर्टी वहाँ देखी थी रिफ्लेक्शन में, वैसी प्रॉपर्टी यहाँ भी देख सकते हैं। अगर मैं ऐसा बना दूँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया कोई सा मेटल का या वुड का, ऐसा हार्ड सरफेस का, और यहाँ से लाइट साउंड वेव आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये साउंड वेव, तो यहाँ पे जाके मीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसी लाइट था वैसा का वैसा साउंड भी बिहेव कर रहा है। लाइट में भी रिफ्लेक्शन होता था, उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, इसको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटर, कि एक ही पॉइंट पे इसने साउंड को मिला दिया, जितना भी साउंड आएगा वहाँ टकरा के इस पॉइंट पे आके मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, ये अच्छे से, वेरी गुड। अभी क्या बचा, अगर ये रिफ्लेक्शन की बात करें तो एक और डिवाइस होती है, कौन सी देखी थी हमने, स्टेथोस्कोप। अभी आपने एक और डिवाइस देखी होगी, इसका नाम है मेगाफोन। देखा है मेगाफोन, मेगाफोन का मतलब क्या, बोले देखा ना, कोई सा फेयर लग रहा है, लोकल फेयर लग रहा है, उसमें ऐसा डिवाइस होता है, ये ऐसा यहाँ से हैंडल बना दो उसको पकड़ने का, और क्या चाहिए, पकड़ने का हैंडल। अभी यहाँ से आप जो भी बोलोगे वो इधर जाता है, तो यहाँ से हमने बोला तो वो टक्कर होते होते इधर चले जाता है, यहाँ से चला गया, यूँ चला गया, यूँ चला गया। आई बात समझ में, ये मतलब इसमें क्या मिला अपने को, इसमें साउंड रिफ्लेक्ट होके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, इसको बोलते हैं मेगाफोन। अभी आपने देखा होगा जितने भी सभाएं वगैरह होती है, रैलीज होती है, उसमें लगाते हैं ना ऐसा स्पीकर जैसा यहाँ पे, और यहाँ पीछे ऐसा डिवाइस लगी होती है स्पीकर जैसी, उसमें से आवाज आती है। अरे गाना बजता है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो वही वाला स्पीकर है। आया समझ में बात, ये वही मेगाफोन है। ये बैंड वगैरह आते हैं उसमें भी होता है ना ऐसा, अरे देखा है ना बैंड, सबने बैंड कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना बैंड, ये ऐसे मुँह जाएगा, फिर ये घूमते 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 ऐसे गोल होते होते ऐसे होते, बजता है कि नहीं बजता ऐसा। तो ऐसा क्यों लगा है कि साउंड को अच्छे से फैलाता है। आई बात समझ में, ये किस पे काम कर रही है सारी डिवाइसेस, दिस ऑल डिवाइसेस वर्क्स या वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किस पे काम कर रहा है वो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम कर रही है जितनी भी डिवाइस है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं एक टर्म की जिसको बोलते हैं एको, ECHO, सुना एको, द रिपीटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। यहां पे हमने लगा दिया एक ऑब्स्टिकल, ये लगा दिया ऑब्स्टिकल यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन है, यहाँ से साउंड जाता है, टकराता है, टकरा के वापस आता है और इसी को सुनाई देता है। इसको तो क्या सुनाई देगा, कोई पर्सन है, मतलब पर्सन बना दो, ये पर्सन है, इसने कुछ बोला यहाँ से और ये वापस साउंड इसी ने सुना, तो डिस्टेंस कितना हो गया, D। तो साउंड कितना ट्रेवल करके गया, D ट्रेवल करके गया, और साउंड कितना ट्रेवल करके आया, D ट्रेवल करके आया। साउंड फॉरवर्ड गया D डिस्टेंस, और साउंड बैकवर्ड वापस से भी आया D डिस्टेंस, तो टोटल साउंड कितना चला, 2D, D जाने का, D आने का। समझ में आ रही बात ये। अगर आपसे बोला कि यहाँ से साउंड गया वहां तक, टकराया, टकरा के वापस आ गया, तो जाने का D, आने का D, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जाने का D, आने का D, मतलब 2D। ये समझना है कि नहीं आया। अरे 50 मीटर गया साउंड ईस्ट में,
टकरा के वापस आया वेस्ट में, जहाँ पर्सन खड़ा था उसने आवाज़ सुनी अपनी, तो 50 जाने का 50 आने का टोटल कितना हो गया 100 मीटर। तो 100 मीटर क्या मिल गया अपने को, ये जो 100 मीटर मिला है वो क्या है, ये 100 मीटर है, क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। अब आप निकालो टोटल टाइम। टोटल टाइम की बात कर दी तो टोटल टाइम को टी बोल रहा हूँ। अब ये स्मॉल टी जो है ये पूरा टाइम है, यहाँ से वहाँ तक जाना और वहाँ से यहाँ तक आना, मतलब इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, पूरा उसका पूरा टाइम कौन है, टोटल टाइम। याद करो हमने स्पीड पढ़ा था, स्पीड क्या होता था, स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है, अरे स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोल दो यहाँ पे टी ऐसा का वैसा, डिस्टेंस कितना है बताओ, जाने का डी आने का डी, तो कितना हो गया 2d, ये 2d कौन हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितना है, बोले स्पीड को v मान लो, ये रिलेशन मिल गया आपने को, ये इको सुनाई दिया ना उसको, जाने और आना, तो d गया d आया, d प्लस d 2d डिस्टेंस। स्पीड कितनी मान ली साउंड की v, टोटल टाइम कितना मान लिया स्मॉल t, तो फॉर्मूला क्या मिला, स्मॉल t इक्वल टू 2d अपॉन v। यहां से d का फॉर्मूला क्या मिलेगा, d का फॉर्मूला हो गया t इंटू वी बाई टू, याद रखना हो तो बोल सकते हो टीवी बाई टू, अरे टीवी देखते हैं ना घर पे अपन, टेलीविजन। तो t मतलब टाइम, टोटल टाइम, v मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड बाय 2 का मतलब हुआ कि हमने आधा कर दिया उसको, क्योंकि आपको सिर्फ d निकालना है, 2d थोड़ा निकालना है। उसने बोला यहाँ से उसने आवाज़ लगाई और आवाज़ 2 सेकंड बाद आई, कितने सेकंड बाद आई 2 सेकंड, और स्पीड ऑफ साउंड कितना था 200 मीटर पर सेकंड था, कितना था 200, तो यहाँ पे 200 रख दो, यहाँ पे फिर टी रख दो, उससे v निकल जाएगा, तो इस या v पता है तो t निकल जाएगा, t v दोनों पता है तो d निकाल सकते हैं ना। अरे साउंड गया 4 सेकंड बाद वापस आ गया, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिखो 400, यहाँ लिखो 4 सेकंड, 400 इंटू 4 1600, 1600 अपॉन 2 मतलब 800 मीटर, मतलब ऑब्स्टिकल जो है वो कितनी दूर है आपसे, वो ऑब्स्टिकल आपसे कितनी दूर है 800 मीटर। अरे कैसे करेंगे, फोटो देख लेते हैं बोर्ड पे ऊपर, मतलब फॉर्मूला याद रखना है टीवी बाई 2, कौन सा याद रखना है टीवी बाई 2, ये ऐसा ऑब्स्टिकल था, यहाँ से साउंड बना मतलब चला, ये हो गया डी। उसने बोला कि टाइम जो लगता है वो लगता है 2 सेकंड, टोटल टाइम जाने का, और स्पीड ऑफ साउंड दे दिया उसने 330 मीटर पर सेकंड, पक्का 332 मानते हैं वैसे अपन, नॉर्मल स्पीड कितनी मानते हैं साउंड की 332 मीटर पर सेकंड एयर में, ठीक है, पर वो जो दे वो मानना है, नहीं दे तो फिर ये वाली मानना है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v कितना हो गया 330 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कि d बताओ, उसने बोला कि यहाँ से भेजे हमने साउंड को, तो 2 सेकंड बाद हमको इको सुनाई देता है, तो अगर इको 2 सेकंड बाद सुनाई देता है और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है, तो बताओ वो जो पर्सन है और वो जो ऑब्स्टिकल है, जो भी हार्ड सरफेस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जिससे कि रिफ्लेक्ट होके आया है साउंड। तो बोले कैसे करेंगे, बोले कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला वही था, d था टीवी बाई 2, d वैसा का वैसा, t बोल दो 2, v बोल दो 330 डिवाइडेड बाई 2, 2 काट ही दो, तो आंसर हो गया 330 मीटर्स। मतलब वो जो ऑब्स्टिकल है वो कितनी दूर था पर्सन से, वो ऑब्स्टिकल पर्सन से 330 मीटर्स दूर था। इसमें कोई समस्या है किसी को? नहीं, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इको, पक्का। और इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है कि साउंड गया और वापस आया,
तो साउंड जाता है, टकरा के वापस आता है, तो जो साउंड वापस आएगा तो साउंड मस्ट नॉट कम, साउंड मस्ट नॉट कम बिफोर 1/10 सेकेंड। मतलब 1/10 सेकेंड के पहले आ गया तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे अभी आप अपने रूम में हो, बोले हाँ सर रूम में। इको देखा है कभी आपने? इको का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोला हाँ खड़ा हूँ, और मैंने बोला हेलो, तो अगर मैं बोलता हूँ हेलो तो वो हेलो जाता है बहुत दूर तक, वहाँ टकराता है वॉल को और वापस से आता है, तो मुझको एक और बार हेलो सुनाई देगा, उसको बोलते हैं इको। अरे इको समझते हो ना? 2 बार सुनाई देगा। आपने हेलो बोला हो तो आपने सुन लिया, उससे जब बोला तभी सुन लिया ना, लेकिन जब वो साउंड बहुत दूर जाएगा, वो टकरा के वापस आएगा, तो भी आपको एक बार सुनाई देगा ना। इको पॉइंट पे नहीं गए, इतने सारे इको पॉइंट है अपने देश में, वहां जाके चिल्लाओ हेलो तो आवाज आती है हेलो, कई बार 2-2, 3-3 बार आवाज आती है, क्योंकि एक पहाड़ी उधर है, एक पहाड़ी उधर है, एक पहाड़ी उधर है, एक बार इससे टकरा के आवाज आ गई, फिर वही आवाज उससे टकरा के आई, फिर वही आवाज उससे टकरा के आई, तो 3 बारी को भी सुन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है वहाँ पे। बोले एक भी पहाड़ी नहीं है, तो बोले झूठ, भूल जाओ, बस आप खड़े रहो, चिल्लाते रहो, वापस ही नहीं आएगी आवाज। क्यों? टकरा के कुछ है ही ना। अरे भैया ऑब्स्टेकल होना जरूरी है ना, आपके साउंड जाएगा, टकराएगा, टकरा के वापस आएगा, टकराने के लिए कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है, तो साउंड तो चला गया, वापस थोड़ी आएगा फिर। तो क्या इको सुन पाओगे आप? नहीं। बोले सर मैं अभी घर पे बैठा हुआ हूँ और देखा मैंने घर पे आसपास चारों तरफ दीवारें, बोले हाँ दीवारें दिख रही अच्छी, ठीक है। अब आप बोलो हेलो, तो आपने बोला हेलो, बोले कोई नहीं सुनाई दिया मुझे, तो एक ही बार आवाज आई, 2 बार तो आई नहीं, दीवार तो है। हुआ क्या? ये अभी आप इतनी दूर नहीं था, पर्सन बना दूं, ये पर्सन, इस पर्सन को बोला तो यहाँ खड़े हो जा, अभी यहाँ से बोला था हेलो तो साउंड गया आया, इसको 2 बार सुनाई दिया हेलो, एक बार इसने खुद बार बोला था वाला, और एक जो टकरा के रिफ्लेक्ट होके आया वो वाला इकोड साउंड, वो भी सुनाई दिया उसको। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसने बोला हेलो, साउंड गया, वापस आ गया, आया। बताओ जल्दी आ गया कि लेट आया? जब वो यहाँ से चिल्ला रहा था तो यहाँ गया, यहाँ आया, कितना टाइम लगा दिया? 2 सेकंड। अरे हाँ आया ना। लेकिन जब वो ये बहुत पास था तो टाइम बहुत कम लग गया। बहुत कम मतलब कितना? बोल देता हूँ 0.01 सेकंड बोल दिया, कितनी जल्दी आ गया, मतलब 1/100 पे आ गया। चलो 1/20 बोल दो, 1/20 सेकंड पे आ गया, 100 हटा दिया, इतने पे आ गया। तो क्या इसको इको सुनाई देगा? नहीं, क्योंकि ये साउंड गया और बहुत जल्दी आ गया। तो बोले भाई बहुत जल्दी मत आना, मैं पहचान नहीं पाऊंगा। अरे हाँ यार, यहाँ से गया, टकराया, वापस आया, तो बीच में एक इंटरवल मिला अपने को कि उस इंटरवल में हम पता लगा पाए कि हाँ ये दूसरी बार आने वाला साउंड है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैंने बोला हेलो और वो इतनी फास्ट गया कि टकरा के वो वाला हेलो खत्म नहीं हुआ, उसके पहले आ गया, तो हम सुन पाएंगे क्या उसको? नहीं, हमें लगा एक ही बार बोला जो हमने बोला था, दूसरी बार तो आवाज़ आएगी नहीं आपको। तो दूसरी बार आवाज़ आप क्लियरली सुन पाओ, उसके लिए ये जो साउंड है इसको कितनी देर बाद आपके पास वापस आना चाहिए? कम से कम 1/10 सेकेंड। उससे पहले आ गया तो आप इसको इको नहीं सुन सकते। हाँ, उससे तेज देर बार आया तो और अच्छी बात है, 1 सेकंड बाद सुनाई दिया तो और अच्छा सुनाई देगा। बोले हाँ बोला हेलो, फिर हेलो सुनाई देगा एक बार, 2 सेकंड बाद और अच्छा है। अरे हाँ या ना, मतलब डिफरेंस बढ़ेगा ना दोनों के बीच में। आपने जो बोला और टकरा के आया, इसके बीच का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो क्लियर इको सुनाई देगा आपको। अब यूँ मैं बोलना आधे घंटे बाद आएगा, आएगा ही नहीं आधे घंटे बाद, रास्ते नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, अभी हमारे घर पे दीवार है, ये दीवार है, और मैंने बोला हेलो तो टकरा के साउंड आया ना, लेकिन क्या मुझे इको सुनाई दिया? नहीं, मुझे एक ही बार हेलो सुनाई दिया, 2 बार नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि दीवार बहुत पास है, तो टकरा के वापस आ गया, तो मुझे लगा वो पहला हेलो ही दूसरा हेलो बन गया ना, दूसरा और पहला हेलो में कोई फर्क ही नहीं रहा उसको, तो हमने बोला इको सुनाई दी, जबकि टकरा के तो आया है वापस से वो। यार कि नहीं आ रही बात समझ में? मतलब साउंड जब टकरा के वापस आएगा, अरे आएगा ना, तो आपको सुनाई देना चाहिए प्रॉपर। वेरी गुड। बोले आप क्या करें? ठीक है, इसको बोलते हैं इको। तो इको का फॉर्मूला क्या है? TV/2। D मतलब TV/2, T मतलब टाइम, V मतलब स्पीड ऑफ साउंड, और डिवाइड बाय 2 कर दो।
उससे क्या मिलेगा कि आपने जहाँ से बोला है वहाँ से टकरा के साउंड आया, तो वो ऑब्स्टिकल आपसे कितना दूर है। और ये टाइम कम से कम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, मतलब 1/10 सेकेंड के पहले नहीं आए। अगर 1/10 सेकेंड के पहले आ गया तो इको नहीं सुन सकते। समझ में आ रही बात ये? मतलब फॉर्मूला याद रखना है, TV/2, T वहाँ पे टोटल टाइम, V वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड ऑब्स्टिकल, जो भी डिस्टेंस दोनों के बीच का है। अभी अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है N/T। N को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। N को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है ना। ये आएगा साइकिल्स पर सेकेंड। साइकिल मतलब वही वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब वही ऑसिलेशन। आई बात समझ में? तीनों का मीनिंग सेम है। साइकिल भी बोल दो, वाइब्रेशन भी बोल दो, ऑसिलेशन भी बोल दो, पर सेकेंड में। उसने बोला 200 वाइब्रेशन होते हैं 5 सेकेंड में। किसमें होते हैं? 5 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ऐसा यूनिट क्या होती है? या तो बोला साइकिल पर सेकेंड, और साइकिल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड को हम बोलते हैं हर्ट्ज। इतने को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। HZ लिखते कैसे? HERTZ, हर्ट्ज। पक्का? अभी आपने देखा मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज होता है, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ये ऐसे। अरे रेडियो चलाते ना अपन, FM चलाते, तड़का लगा, तो रेडियो में आपने देखा होगा वो वहाँ लिखा रहता है FM लिखा रहता है। तो FM का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, लेकिन वो आता है मेगा हर्ट्ज। देखना वहाँ लिखा रहता है, अभी आप सेट करोगे ना वैसा, तो वहाँ लिखा रहता है MHZ। तो M फॉर मेगा, HZ मतलब हर्ट्ज। अरे हाँ है ना। 106.2, तो 106.2 क्या है? 106.2 मेगा हर्ट्ज, मतलब वो फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी हमारा पे ये वाला रेडियो स्टेशन चल रहा है। 98.3 पे रेडियो मिर्ची चल रहा है। समझ में आ रही बात? ये वो 98.3 क्या है? मेगा हर्ट्ज। मेगा बताया था क्या होता है? मेगा होता था 10⁶ हर्ट्ज। जैसे किसी ने बोला 98.3 मेगा हर्ट्ज, ये बोला, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग वो बोलना चाह रहा है 98.3 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। मेगा बताया था, याद करो, सबसे पुरानी क्लास बताया था हमने, पहली क्लास में था अपने। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा सब बताया थे ना पूरे। वो 10⁻3, 10⁶, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, वही वाला मेगा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 50 हर्ट्ज हैं तो 1 सेकेंड में 50 वाइब्रेशन हो रहे हैं। 100 हर्ट्ज हैं तो 1 सेकेंड में 100 हर्ट्ज हो रहे हैं। 200 हर्ट्ज हैं तो 1 सेकेंड में 200 वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? ये तो किलो हर्ट्ज किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी की।
मेगाहर्ट्ज किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। लेकिन एसआई कौन सी है? एसआई तो हर्ट्ज है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, HERTZ लिखते कैसे? बड़ा है छोटा से ऐसे, या तो पूरा हर्ट्ज लिखो या लिख दो ऐसे। इसमें कोई समस्या किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या बचा है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आपको टाइम पीरियड भी पता है। बोले टाइम पीरियड कैसे पता है? एक फ्रीक्वेंसी होता है तो उसका अपोजिट होता है टाइम पीरियड। उसको लिखते हैं कैपिटल सी से, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं एफ से। अभी ने समझाया था आपको, याद करो। मीन यहाँ पे होता था, एक्सट्रीम यहाँ पे होता था। ये मोशन में पढ़ चुके हैं अपन। नेगेटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मीन, इसको बोलते थे एक साइकिल। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। साइकिल मतलब वही वाइब्रेशन, ठीक है ना बच्चों? बोलेगा साइकिल क्या हो गया? वाइब्रेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोले उसका फॉर्मूला क्या होगा? वही का वही फॉर्मूला, सेम वैसे यहाँ बनाया था ना अपन से, लेकिन उल्टा कर दो। टी ऊपर लिख दो, एन नीचे लिख दो। टी मतलब कौन है? टोटल टाइम। टी मतलब कौन? टोटल टाइम। एन मतलब कौन है? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अगर वो बोल दे कि 10 सेकेंड में 1000 वाइब्रेशन होते हैं, कितने होते हैं? 1000 वाइब्रेशन 10 सेकेंड में। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? ऊपर क्या लिख दूंगा? 1000, नीचे लिख दूंगा 10, 1000 अपॉन 10, 100 हर्ट्ज। ये क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो बोले कि अगर 10 सेकेंड में 1000 वाइब्रेशन हो तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? उसका उल्टा कर दो। तो टाइम पीरियड कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 1000 नीचे आ गया, इसको काट दिया तो 1/100 सेकेंड, मतलब 0.01 सेकेंड। इसको क्या बोला हमने? व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड ये बताता है कि एक ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा, और फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होंगे। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, और टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। इसमें कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। इन दोनों में क्या संबंध है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है? देख रहे हो फॉर्मूला, F बराबर है n/t और t बराबर t/n। तो उल्टा हो गया नहीं? तो F को बोल सकते हैं 1/t या t को बोल सकता हो 1/f। मतलब फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। अरे यार बात समझ में? ये एक पता है तो दूसरी क्वांटिटी निकाल सकते आराम से हम लोग। अभी बोले फ्रीक्वेंसी क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भाई फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं अपन रेंज ऑफ द साउंड, कि वो फ्रीक्वेंसी कौन सी रेंज में फॉल कर रहा है फ्रॉम। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? n/t। टाइम पर कैसे निकालूंगा? 1/f या t/N। उल्टा कर दो। अगर 1/सेकेंड, कोई बोले 1/सेकेंड किसके बराबर होता है, तो आप बोल दोगे हर्ट्ज के बराबर। मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड हर्ट्ज होता है, उसका उल्टा कर दो तो सेकेंड मिल जाएगा। आई बात समझ में? अभी बचा है रेंज ऑफ साउंड या फ्रीक्वेंसी रेंज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। 3 तरह की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, मतलब 3 तरह के साउंड है हमारे पास है।
पहला है अल्ट्रासाउंड, अरे अल्ट्रा क्यों लिख रहे हो पहले, इंफ्रा साउंड, फिर होता है ऑडिबल और फिर होता है अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इंफ्रासाउंड मतलब वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होगी, मतलब 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो 20 से कम होना चाहिए। 19, 18, 17, 15, 10, 2। अरे वाइब्रेशन अवस्था नहीं, वाइब्रेट कर रहा है ऐसे। तो आवाज आ रही क्या, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो क्या है, वो वाइब्रेशन जो है वो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी के, तो हमको सुनाई देता। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ वही वाइब्रेशन सुन पाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, और 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, किलो हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज। तीसरा बचा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। समझ में आ रही बात ये है अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी 20 से कम होगी वो होगी इंफ्रासोनिक, जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी वो ऑडिबल, वो हम सुन सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होगी, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होगी, उसको हम नहीं सुन सकते। समझ में आ रही बात ये है, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक, इसमें कोई समस्या है? अभी बोल दिया कि टाइम है 0.01 सेकेंड, देख रहे हो, बोले एक साउंड वेव है उसका टाइम है 0.01, क्या है 0.01, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका टाइम है 0.01, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, टाइम 0.01 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/t, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/0.01 मतलब 100 हर्ट्ज। अब बताओ 100 हर्ट्ज जो है वो, ये जो 100 हर्ट्ज आया है ये 20 से कम है कि ज़्यादा है? अगर ये 20 हर्ट्ज से कम है तो हम इसको नहीं सुन सकते हैं, अगर ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो भी हम इसको नहीं सुन सकते हैं। तो ये बताओ कितनी आ रही है, ये आ रही है 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज जो है वो 20 और 20,000 के बीच में आता है ना, आता है ना जाएगा, तो ये है ऑडिबल साउंड। कौन सा साउंड है ये, ऑडिबल। ऑडिबल मतलब हमारे स्पीड में सोच रहे हम, तो ह्यूमन बींग्स के लिए साउंड कैसा है, ये ऑडिबल साउंड है। समझ में आ रही बात ये अच्छे से, इसमें कोई समस्या नहीं। अभी क्या करना है, अगर वो बोल दे टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है, तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या ये हम सुन सकते हैं?
कि नहीं सुन सकते? सॉल्व किया 0.1 1 अपॉन 0.1 10 हर्ट्ज। क्या 10 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं क्या? नहीं, 10 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, क्योंकि 10 हर्ट्ज जो है इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज। देख रहे हो 10 हर्ट्ज जो लेस देन 20 हर्ट्ज है। क्या इस रेंज में आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है। तो ये कौन से साउंड हो गया? ये हो गया इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का मतलब क्या? ये इंफ्रासोनिक साउंड हो गया। मतलब क्या? ये हम नहीं सुन सकते। आई बात समझ में है? मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दिया है तो डायरेक्ट मैच कर लो। अगर टाइम पीरियड दे रखा है तो उसका इन्वर्ट कर लो, तो क्या बन जाएगी फ्रीक्वेंसी? उससे हम क्या निकाल सकते हैं? उससे हम निकाल सकते हैं कि भैया ये जो साउंड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है? वो आ रहा है अल्ट्रासोनिक में, इंफ्रासोनिक में, या अभी क्या करें? वो आप बात करते हैं अल्ट्रासोनिक की। अल्ट्रासोनिक मतलब अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मतलब क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होगी। ठीक है ना? अभी ये हमारे पास है शिप। शिप कैसा दिखता है? ये शिप लिख लिया ऐसा। ये शिप है कैसा? ये समुद्र है अपना बेचारा, ये इसका बॉटम है, बेस। अभी यहाँ पे हमने साउंड भेजते हैं, हम इसको साउंड टकरा के वापस आ जाता है। तो गया डी, आया भी डी। हमारा फॉर्मूला क्या था? याद करो, डी का फॉर्मूला TB/2। लेकिन ये साउंड पानी में चला कि एयर में चला? पानी में चला। तो ये V क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। उससे हमारा क्या फायदा हुआ? अरे भैया इसको हम बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मतलब सोनार से हम क्या पता लगाते हैं कि अगर ये हमारे पास शिप है तो शिप से पानी कितना गहरा है, या यहाँ पे कौन सी फिश है, ये पता लगा सकते हैं कि भैया ये साउंड तो है। हमने अल्ट्रासाउंड यूज किया, उसको कहाँ भेज रहे हैं हम? उसको हमने भेजा कहाँ पे? पानी के अंदर। वो टकराया, टकरा के वापस आएगा। अगर टकरा के वापस आएगा तो कितना टाइम लगा वो पता लगा लिया हमने। उससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र की गहराई कितनी है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सी। और यहाँ पे हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सी, मतलब अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं कि भैया इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन सी फिश है, हमारी तरफ आ रही है कि हमसे दूर जा रही है। समझ में आ रही बात ये है। अगर आपने बहुत सारी पिक्चर देखी होगी तो आपने देखा ऐसा घूमता है, ऐसा पॉइंटर घूमता है, ऐसे ग्रीन स्किन रहती है मान के चलो, उसके ऊपर ऐसा पेन जैसा घूमता है पूरा पॉइंटर। वो पता लगाता है कि क्या, फिर बताता अच्छा दुश्मन का टॉर्पिडो आ रहा है। अरे देखा ना सोनार पिक्चर, पिक्चर दिखाते हैं ऐसा पूरा। अरे हाँ या ना। तो साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसमें किसको यूज करते हैं? कौन सी वेव भेजी जाती है? अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड से पता लगाते हैं कितनी दूर है कौन सा ऑब्जेक्ट है। ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर लंग्स में, हार्ट में या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं? उसकी सोनोग्राफी करवाते हैं, है अल्ट्रासोनोग्राफी। उससे पता लगता है कि भैया अंदर क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर के बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का फोटो ले सकते हो आप। अरे ले सकते हैं ना। क्या वो हार्मफुल है? नहीं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स आती है, टकरा के वापस आती है, उसकी इमेज बनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। बोले एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी से कौन सा डेंजरस होगा? एक्सरे। लेकिन एक्सरे बोन्स के लिए होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है वो बॉडी पार्ट्स के लिए भी हो सकती है। अरे हाँ या ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? वेरी गुड।
इसको बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या यूज करता है? साउंड वेव्स। साउंड वेव कौन से साउंड यूज करता है? 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा वाली। समझ में आ रही बात ये है? अभी बात कर लेते हैं इसके बाद है इको लोकेशन। ECHOLOCATION, इको लोकेशन। इको लोकेशन का मतलब क्या? मतलब ऐसी डिवाइस जो साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी, वो साउंड जाएगा, टकरा के वापस आएगा, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि साउंड की पोजीशन, ऑब्स्टिकल की पोजीशन क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, वो हमारी तरफ आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या? इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है बैट। अरे बैट, अपना बैट, कोरोना वाला बैट, ठीक है ना, चमगादड़। तो ये जो बैट है, ये कैसा दिखता है? नकली बैट बनाते हैं, लगभग ऐसा दिखता है। ये विंग्स उसके ऐसा लग रहा है क्या बैट? बोले हाँ ये बैट दिख रहा है, देखो जैसे। यहां से इसने साउंड प्रोड्यूस किया। कौन सा साउंड? साउंड प्रोड्यूस करेगा, मुंह तो बना दे इसका। ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस किया बैट ने? साउंड। साउंड प्रोड्यूस किया, बोले हाँ। ये गया टकरा के। यहाँ पे कोई सा एक फ्लाई है, ये फ्लाई, कोई सा तो भी इंसेक्ट है, इसको ये खाता है उसको, ठीक है ना, भोजन है इसका। तो यहाँ से इसने साउंड वेव भेजी, एक अकेली नहीं भेजी, बहुत सारी भेजी साउंड वेव। ये बहुत सारी साउंड वेव गई, इधर गई, इधर भी गई, ऐसे गई। ये साउंड वेव गई उसके पास में। साउंड वेव उससे टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, तो ये सुनेगा उसको, और सुन के पता लगा देगा कि इसका शेप कैसा है, और ये कितनी दूर है, और ये रुका हुआ है कि चल रहा है। मतलब इस प्रोसेस में ट्रांसमीटर है हमारे पास, वो उसका माउथ है, वो अल्ट्रासोनिक ट्रांसमिट कर रहा है, वो टकरा रहा है इंसेक्ट से, टकरा के वापस आ रहा है, टकरा के वापस आएगा, रिसीव करेगा उसको, और पता लगाएगा कि डिस्टेंस कितना है। आई बात समझ में? ये अभी आपने बोला हेलो, साउंड आया ही नहीं, मतलब बहुत ही पास है। फिर बोला हेलो, थोड़ी देर बाद साउंड आया, मतलब ये दीवार दूर थी। फिर बोला हेलो, एक और बहुत दूर, बहुत देर बाद आवाज आई टकरा के, मतलब बहुत दूर हो गया ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इको लोकेशन का मतलब क्या है? सम एनिमल्स प्रोड्यूसेस अल्ट्रासोनिक, दिस अल्ट्रासोनिक स्ट्राइक्स ऑन द ऑब्स्टिकल एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड, दे हियर द साउंड। वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। अरे यार ये बात समझ में? वो अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। इसके लिए घर पे आके भगवान का शुक्र अदा करना है कि हम नहीं सुन सकते। तो ये कौन है? बैट। ये अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करता है, पॉट प्रोड्यूस किया उसने, टकराया, टकरा के वापस आया, उसने सुना, उसको सुन के उसने पता लगा दिया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस प्रे। उसका जो शिकार है वो कहाँ पर है, उसको खा जाएगा बाद में। जरूरी कि खाएगा भी। अगर कोई सी वॉल है, ये वॉल है, कैसी दीवार, इसमें यहाँ पे होल, और ये उड़ते हुए आ रहे हैं, तो दीवार से टकराता नहीं कभी भी, क्योंकि टकरा के वहां से साउंड आएगा ना, मतलब यहाँ पे कुछ है, और यहाँ से जब जाएगी तो वो बाहर निकल गई ना। तो उसको पता है कि इस वाले पॉइंट से कोई सा भी साउंड टकरा के नहीं आया, मतलब यहाँ पे ओपनिंग है, तो यहाँ से बाहर निकल जाए। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं इको लोकेशन। इको लोकेशन मतलब क्या? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, टकराएगा, टकरा के वापस आएगा साउंड, एंड यू हियर द साउंड एंड यू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कौन करता है? बैट। कौन करता है?
इसमें कोई समस्या किसी को भी? अच्छे से, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इकोलोकेशन, ठीक है। अल्ट्रासोनिक कौन कौन प्रोड्यूस कर पाता है, सुन पाता है? एक तो बैट कर पाते हैं, डॉल्फिन्स मछलियां होती हैं वो भी अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर सकती हैं, वेल्स कर सकती हैं, पोर्पोइज वो भी कर सकता है, ठीक है ना। ये सब समुद्र में रहने वाले ये क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। क्लियर हो गया पूरा? ये अच्छे से ये हो गया अपने तीनों साउंड की रेंज अलग अलग, समझ में आ रही बात? ये अभी ये हो गया रेंज वाला पार्ट, ठीक है। अब तीन प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मतलब साउंड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहली होती है लाउडनेस। लाउडनेस ये बताती है कि साउंड में कितनी ज्यादा एनर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड समझते हो? ये मीन है अपने पास में, ये एक्सट्रीम था। सिंपल एग्जांपल, ये बच्चा है झूला झूल रहा है, क्या झूल रहा है? झूला। छोटे झूले ले रहा है ऐसा है, बड़ा बच्चा आ गया वो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, देख रहे हो? तो छोटे झूले ले रहा है तो एम्पलीट्यूड कम है, बड़े में एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ज्यादा। मतलब मीन से लेके एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। झूले छोटे, इतने झूले, छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा ऐसे लेते हैं, 15 साल का बच्चा ब्रोज गार्डन में देखा ना, ऐसे झूले ले रहा है बड़े बड़े। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? वो वाला। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? कम है। मतलब क्या हो गया? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है पिच। जब अपन घर पे आवाज बढ़ाते हैं टीवी का तो आप क्या बढ़ाते हो? आवाज बढ़ाते ना, वॉल्यूम बढ़ाते नहीं बढ़ाते? वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या बढ़ाया? लाउडनेस। क्या बढ़ाया? लाउडनेस। क्या फ्रीक्वेंसी बदली? नहीं, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, वही गाना चलेगा, उतनी स्पीड पे चलेगा, वही क्वालिटी रहती है उसकी, बस आपने उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, उसकी एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है ना। दूसरा होता है पिच, उसको बोलते हैं श्रीलनेस। श्रीलनेस इन साउंड कि जो साउंड है उसमें कितना तीखापन है। जैसे गर्ल्स की आवाज़ होती है, गर्ल्स और बॉयज, तो गर्ल्स मोर पिच साउंड, उनका हाई पिच साउंड होता है, हाई पिच मतलब तीखी आवाज थोड़ी सी। बॉयज की होती है लो पिच। लो पिच मतलब फ्लैट होता है, आई बात समझ में? हाई पिच मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब कम फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेशन हो रहे हैं? 1 सेकंड में 50 बार वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लो पिच है। 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेशन हो गए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो हाई पिच हो गया। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा, पिच कम फ्रीक्वेंसी कम, पिच ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। समझ में आ रही बात है? अगर पिच सेम हो जाए, दोनों की पिच सेम हो जाए, फिर कैसे पहचानेंगे? क्वालिटी से। किससे पहचानेंगे? क्वालिटी। क्वालिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर जब पिच भी सेम हो गई, लाउडनेस भी सेम हो गई, तो पहचानोगे कैसे? मतलब आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, दोनों को बोला सेम लाउडनेस में गाना, बोले ठीक है, बोले सेम पिच में भी गा देना, फिर भी गा दिया, फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली उन्हें, लेकिन उनका जो शेप होगा वो होगा, क्या होगा? शेप। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द वेव। शेप मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा दोगे तो लाउडनेस बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो पिच बढ़ गया, लेकिन शेप ही चेंज कर दिया वेव का तो क्या हो जाएगी? क्वालिटी। 2 बच्चे हैं, दोनों सेम सॉन्ग गा रहे हैं, दोनों सेम ही लाउडनेस पे गा रहे हैं, तो भी आप बता दोगे कि कौन राम है कौन श्याम है, क्योंकि उसकी आवाज़ में डिफरेंस होगा, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा। समझ में आ रही बात? ये अरे क्लियर हो गया? अगर लाउडनेस भी सेम कर दी, पिच भी सेम कर दी, क्वालिटी भी सेम कर दी, फिर आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा गाना, दोनों सेम लगेगा। मिमिक्री कहते हैं ना, मिमिक्री,
जो मिमिक्री करते हो ऐसे ही करते हो, वो बिल्कुल शेप कॉपी कर लेते हैं वैसा का वैसा, बोले हाँ उस एक्टर की कॉपी कर ली, आवाज़ की बिल्कुल वैसी की वैसी, तो शेप भी सेम कर दिया हमने, तो हमको लगता था वही गा रहा है या वही बोल रहा है। अरे आ रही बात समझ में, ये अच्छे से सबको, वेरी गुड, इसमें कोई समस्या किसी को? ठीक है। इसके बाद बचता है साउंड में अपने ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर अपन, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अरे वो बंद नहीं हो रहा